नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया, आपके साथ मैं दीपिका सिंह। लोकसभा चुनाव में अब ज्यादा समय नहीं रह गया और ऐसे में सभी दल के नेताओं में आरोप और प्रत्यारोप का दौर जारी है। पीएम मोदी ने मेरठ में एक भव्य रैली की जिसमें उन्होंने लोगों को संबोधित किया। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। पीएम ने कांग्रेस पर देश को तोड़ने का आरोप लगाया। पीएम मोदी ने कच्चातेवू आइलैंड के मुद्दे पर कांग्रेस पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि कांग्रेस की सरकार में कच्चातेवू आइलैंड भारत से अलग हो गया था। पीएम मोदी के बयान के बाद इस मुद्दे पर अब राजनीति शुरू हुई है। इस मुद्दे पर बीजेपी के अन्य नेताओं ने भी कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर दिया। कांग्रेस के नेताओं ने भी पलटवार किया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पलटवार करते हुए कहा कि 10 साल के शासन में कच्चातेवू आइलैंड को वापस क्यों नहीं लाया गया। खड़गे ने आगे कहा कि चुनाव से पहले इस मुद्दे को उठाना पीएम मोदी की हताशा को दर्शाता है। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस मुद्दे का लोकसभा चुनाव पर कितना असर पड़ेगा। आइए अब हम आपको इस चर्चा में तो देखिए इस चर्चा में शामिल होने वाले तमाम मेहमानों से तारुफ करा देते हैं। तो तमाम मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। देखिए हम जानेंगे कि आखिरकार इस बयान का मतलब क्या और क्या उस वक्त हुआ था। कच्चातेवू पर क्या बात बनी थी, किस तरीके से कांग्रेस ने सुपुर्द कर दिया था श्रीलंका को कच्चातेवू और क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मुद्दे को अब उठाया है। तो इसी पर आज तमाम चर्चा करेंगे। पूरा पैनल हमारे साथ मौजूद। महेश वर्मा नेता बीजेपी से, शिशिर कौंडिल्या प्रवक्ता कांग्रेस से, संजीव श्रीवास्तव विदेश मामलों के जानकार हैं और निपुण आलम बयान राजनीतिक विश्लेषक। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए इससे पहले आपको सुनाते हैं कि तमाम जो बड़े नेता हैं उनकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने सबसे पहले क्या कहा। अलग तमिलनाडु में भारत के समुद्री तट से कुछ दूर, कुछ किलोमीटर दूरी पर श्रीलंका और तमिलनाडु के बीच में समुद्र में एक टापू है, एक द्वीप है, कच्चातेवू। अलग अलग नाम भी लोग इस बात का ट्वीट भी किया था। बकायदा आरटीआई दाखिल की गई और जैसे आरटीआई के बाद जो जवाब आया उसके बाद ही सियासत गर्म हो गई। किस तरीके से अब दर्शाया गया कच्चातेवू द्वीप जो है वो श्रीलंका के नेदुनतेवू और भारत के रामेश्वरम के बीच स्थित है। पारंपरिक रूप से देखा जाए दोनों देश के मछुआरे इसका उपयोग कर सकते थे, लेकिन अब कहीं ना कहीं भारत के मछुआरे को जाने में इजाजत नहीं है, रिस्ट्रिक्शन है, हम ये कह सकते हैं। रामेश्वरम से तकरीबन 20 किलोमीटर दूर बीच स्थित है। तो फिलहाल आपको बता दें आजादी के बाद से द्वीप भारत का हिस्सा रहा था। श्रीलंका लगातार इस पर दावा भी ठोक रहा था। इस बीच आपको बता दें प्रमोद तिवारी और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने क्या कुछ कहा, जरा ये भी जान लीजिए। It is important for the public to know. It is important for the people to judge. This issue has actually been hidden too long from the gaze of the public. So we believe today that at a time when there are big debates and decisions going on in this country, that the full truth on Kacchatevu and on Tamil fishermen's activities and right of living should be placed before the public. That was लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई गवाह है। अभी हुआ था बांग्लादेश और भारतवर्ष में वार्ता। जयशंकर जी आप विदेश मंत्री थे और प्रधानमंत्री मोदी जी आप प्रधानमंत्री थे। क्या ये नहीं सही कि 7,000 एकड़ जमीन लेके आपने 17,000 भारत माता की मुख्य भूमि उनको सौंपी और पारित कराया? तो ये 10,000 एकड़ का जवाब कब देंगे आप? है कोई जवाब आपके पास?
तो पहले अपने दामन में जो सामने है आज सत्तारूढ़ दल है, पहले उसका जवाब दे। इतिहास में क्या हुआ उसका जवाब कई चुनाव में जनता दे चुकी है। तमिलनाडु की पीड़ा इसलिए आज आपको हो रही है। तमिल साहित्य के खिलाफ जब आप बोलते थे तब नहीं, तमिल भाषा के खिलाफ बोलते थे तब नहीं चिंता थी, क्योंकि चुनाव सामने है। तो आपको चुनाव में जहां पे आपका खाता नहीं खुलने वाला है, इसलिए आपको तमिल की चिंता हो रही है। चलिए, सभी की अपनी अपनी प्रतिक्रिया आ गई है। चर्चा की शुरुआत करते हैं शिशिर कौंडलिस जी से ही शुरुआत करते हैं। शिशिर जी, लम्हों ने खता की, सदियों ने सजा पाई, क्या माने इसे? क्या किया था कांग्रेस ने जो अब जाकर बीजेपी ने निशाना साध दिया? क्या कहेंगे शिशिर जी? देखिए, जिस विषय पे आपने डिबेट रखा है जी, मैं 2-3 बातें सिलसिलेवार तरीके से कहना चाहूंगा ताकि चीजें स्पष्ट हों और देश के सामने बातें भी आ जाए। दरअसल क्या है कि इस देश के प्रधानमंत्री जी को तमाशा करने में ऑस्कर मिलना चाहिए, मैं तो ये कहूंगा। दरअसल 4067 वर्ग किलोमीटर पे कब्जा लद्दाख के इलाके में, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास जो है चाइना ने किया। गलवान घाटी में इतनी बड़ी झड़प उस विषय को लेकर के हुई, जिसमें हमारे कई सैनिक भी हताहत हुए। सुब्रमण्यम स्वामी जो बीजेपी के ही लीडर हैं, उन्होंने कहा कि आर्टिकल 19 के तहत हम इस मैटर को सुप्रीम कोर्ट अभी में हम चीन की बात हम करेंगे। देखिए, वो एक शिशिर जी, देखिए, मेरी बात पहले आप सुन लीजिए, पहले मेरी बात भी सुन लीजिए। जो आप आरोप लगा रहे हैं, जो आप बात कह रहे हैं, उसकी एक एक करके हम चर्चा करेंगे। लेकिन जो हाल ही में कच्चातेवु को लेकर, कच्चातेवु द्वीप को लेकर जो सवाल खड़े हुए हैं, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? सबसे पहले हम उससे शुरुआत करते हैं। ये हाल की बात नहीं है मैम, ये 1974-75 की बात है। हाँ। हाल की बात ये नहीं है। 285 एकड़ का द्वीप जो है, किन सामरिक परिस्थितियों की वजह से आपसी समझौते में ये चीजें आई, वो विषय। लेकिन मैं जो कह रहा हूं उस बात को आपको सुनना पड़ेगा। बेसिकली क्या है कि बहुत सारी परिस्थितियां देश के सामने होती हैं और तो, देश उस हिसाब ठीक है, आप कह रहे हैं उस वक्त ऐसी पर, हाँ सुन लीजिए सुन लीजिए, ठीक है, बोल दीजिए, आप बोलिए। जवाब मैं जो कह रहा हूं कि टाइम टू टाइम जो है वो परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं और जो देश का नेतृत्व होता है उन देश की परिस्थितियों के मद्देनजर निर्णय लेता है। लेकिन लद्दाख के इलाके में 4067 वर्ग किलोमीटर की जमीन जो कब्जा की गई चाइना के द्वारा, उस पर क्यों नहीं कोई बोल रहा है? और तो और सुन लीजिए, अफगानिस्तान में 2021 से पहले क्या हुआ था? ये अमेरिका के साथ जाकर के और अमेरिका के दबाव में भारत सरकार ने $3 बिलियन, ये बहुत, चलिए मैं तमाम चीजों को मान भी लेती हूँ शिशिर जी। अब मैं सुन लिया, अब सभी को चर्चा में ले आऊं पहले एक एक करके ना। शिशिर जी पेशेंस, मैं सवाल नहीं खड़ा कर रही हूँ। नहीं शिशिर जी, सभी को ले आऊं, सभी को ले आऊं मैं चर्चा में। आपके सवाल आ गया उसका, अब कहीं ना कहीं जो आपने सवाल किए हैं हम जवाब भी तो ले लें। महेश जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, ऐसा नहीं है, सभी मौजूद है ना हमारे साथ में। महेश जी, क्या लगता है, टाइमिंग को लेकर सवाल लगातार खड़े किए जा रहे हैं? नहीं, देखिए, टाइमिंग की बात नहीं है। बात है कि अगर देश में कोई ऐसी बात सामने आई है, देश के सामने कोई बात आई है और इस तरह का कंसीलमेंट और इस तरह की चीज़ों को देश से कहीं छुपाया गया और ये एक गैर कानूनी काम श्रीमती गांधी के द्वारा किया गया। नहीं, आप ये देखिए ना, अभी आपने शिशिर जी को भी सुना होगा। शिशिर जी कह रहे थे ये तो परिस्थितियों के वश लिया गया निर्णय था और परिस्थितियां उस वक्त ऐसी थी जब हमें अपना ही हिस्सा अपने पड़ोसी को देना पड़ गया। तो वो परिस्थितियां कौन सी ऐसी आई थी? देखिए, परिस्थिति कुछ भी हो कि देश जो है हमारा संविधान से चलता है, देश कानून से चलता है, देश संसद से चलता है। श्रीमती गांधी जी को जो कुछ भी करना था वो कैबिनेट डिसीजन लेती, कहीं संसद को भरोसे में लेती, उस चीज को करने से पहले सोचती। किसी की व्यक्तिगत जागीर नहीं थी ना। आज जो आरटीआई में खुलासा हुआ है वो इसी बात का खुलासा हुआ है कि आपने किस कैपेसिटी में, देश के प्रधानमंत्री का मतलब ये नहीं होता है कि आप देश की जमीन को उठा के किसी को भी दे दीजिए, देश की संपदा उठा के किसी को भी दे दीजिए। ये संपदा, ये देश की जमीन आपने उठा के
श्रीलंका को दे दिया, जहां आज हमारा घुसना दुभर किया हुआ है। और इस बात को किसने उठाया? उनके पार्टनर डीएमके ने उठाया। विधानसभा में किसने पारित किया? स्टालिन ने। ठीक है, अब आपकी बात आ गई, अब आपकी बात आ गई। यही मैं पूछना चाह रही थी आपसे, जो आपने कह दिया। शिशिर जी, डीएमके खुद उठाती है, प्रधानमंत्री मोदी पहले भी कह चुके हैं, आपको भी याद होगा, रुकिए मैं पूरा तो करने दीजिए सवाल। आपको भी याद होगा 6 महीने पहले सदन में कह चुके थे कि डीएमके खुद खत लिख रहा है, पत्र लिख रहा है कि वो हिस्सा दिया जाए, वापस सौंपा जाए। जयललिता जब जीवित थी तब जयललिता ने भी साफ तौर पे कहा था हमारा वो हिस्सा जो कांग्रेस के द्वारा श्रीलंका को दे दिया गया, उस हिस्से को वापस लिया जाए। बोलिए। नहीं, वो बेसिकली क्या है कि जो उस दौरान की परिस्थितियां होंगी। अरे आप परिस्थिति पे वापस आ रहे हैं, आप ही के मुख्यमंत्री खत लिख रहे हैं, आप वो समझिए, मैं वो कह रही हूं। हमारे मुख्यमंत्री नहीं, ये आप किस जगह हमारे, चलिए ठीक है, वो आप किस, हाँ ठीक है, ठीक है, सुन लीजिए। वो जो है हमारे सहयोग में डीएमके पार्टी अभी है, इंडिया गठबंधन में है, वो विषय उतरा है। लेकिन जिस दौरान ये बात है वो हमारे साथ नहीं, इंडिपेंडेंट थी। और एआईएमके तो बिल्कुल भी हमारे साथ कभी नहीं रही है। का तो जो है वो का तो बिल्कुल अलग। एक बात मुझे समझाइए शिशिर जी, देखिए मैं बहुत, हमारा जो प्रोग्राम है ना वो आम जनता देखती है, गांव-गांव तक जाता है प्रोग्राम, और उसके जरिए बहुत स्पष्ट तरीके से हम बातचीत के जरिए लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं कि इतना गंभीर मसला आखिरकार आप कैसे इजीली समझ पाएंगे, कैसे आसानी से समझ पाएंगे। आसानी से मुझे बताइए, आप बराबर उसी परिस्थिति का जिक्र कर रहे हैं, हालांकि 2 गेस्ट अभी भी होल्ड पर है मेरे, उनको भी लेके आना है मुझे। आप मुझे बताइए वो परिस्थिति ऐसी कौन सी थी, ऐसी कौन सी परिस्थिति हो जाएगी कि हमें अपनी ही जमीन का टुकड़ा पड़ोसी देश को दे देना पड़े, जिसपे अधिकारी हमारा था। हाँ, ये आपने सवाल किया तो इसका जवाब सुनिए। ऐसी कौन सी परिस्थितियां आई थी जब तमिल भाषा का विरोध करना पड़ा था भारतीय जनता पार्टी को? पहले अभी मैं कच्चा टीबू की बात कर रही हूं। सुन लीजिए, जब आपने अभी कच्चा टीबू की तो बात में, देखिए मेरी चर्चा कोई बायस नहीं है, मैं बीजेपी से भी उतने ही सवाल खड़े करूंगी। नहीं, सवाल ये है, सवाल ये है, सुन लीजिए सवाल, आपने सवाल किया तो जवाब तो सुनिए, मैं आपने जवाब ही नहीं सुना। तो और ऐसी कौन सी परिस्थितियां आई जब $3 बिलियन, आप कह रहे जवाब मैं नहीं सुनती, आप जवाब दे ही नहीं रहे, आप उस मसले पे नहीं बोल रहे, आप इधर बोल रहे हैं। आपने बार-बार उन पर, देखिए रुकिए शिशिर जी, मैं सवाल पे, आप अपनी बातों पे क्यों नहीं आते? मेरा कहने का मतलब है कि ऐसी कौन सी परिस्थितियां आ गई थी अफगानिस्तान में $3 बिलियन इन्वेस्ट करने का भारत को? अरे भाई फिर शिशिर जी, मैं वापस से वही कह रही हूँ आपसे, अभी कच्चा टीबू की बात क्यों नहीं कर रहे? आपने मुझे परिस्थिति गिनाई, एक मिनट रुकिए, नहीं रुक जाइए, अभी रुक जाइए, आप गोल गोल मत घुमाइए, गोल गोल नहीं, पहले गोल गोल मत घुमाइए, रुकिए शिशिर जी, जवाब दिखाइए, पहले वो जवाब बताइए। कि अपनी कमजोरियों को छुपाना और अपनी बातों पे बातें न क्या करना, अब आप अपनी कमजोरियों को छुपा रहे हैं शिशिर जी? पुरानी फितरत रही है। और इस बात के लिए चलिए अपने दो और मेहमान जो हैं उनको भी लेके आ जाती हूँ चर्चा में, क्योंकि मैं आपसे खेत की बात पूछ रही हूँ, आप खलियान पे जा रहे हैं। ठीक है, आप एक एक करके एक बात पे आएंगे तो डिस्कशन हो पाएगा। संजीव श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं। संजीव जी, शिशिर जी लगातार कह रहे हैं वक्त काल परिस्थिति के अनुसार उस वक्त इंदिरा गांधी के समय यह निर्णय लिया गया था कि अपनी ही जमीन को हम सौंप देंगे श्रीलंका को, अपने ही द्वीप को हम सौंप देंगे कच्चा टीबू को श्रीलंका को। वो कौन सी परिस्थितियां थी, जरा आप ही बता दीजिए मुझे। शिशिर जी तो जवाब दे नहीं रहे। संजीव जी देखिए, मेरा ये स्पष्ट रूप से मानना है कि मैं इसको स्पष्ट रूप से कहूंगा कि किसी भी सरकार की, चाहे वो आज की सरकार हो, चाहे वो आज से 25 साल पहले की सरकार रही हो या आज़ादी के समय की सरकार रही हो, सभी की ये जिम्मेदारी है कि जो राष्ट्र की संप्रभुता और टेरिटोरियल इंटेग्रिटी के साथ कोई समझौता नहीं हो सकता। जो हमारी क्षेत्रीय अखंडता है, हमारी जो सीमाओं की सीमाओं की जो रक्षा है, वो सारे सभी सरकारों की जिम्मेदारी है और उसको लेकर के किसी भी तरीके का कोई कॉम्प्रोमाइज जो है नहीं किया जा सकता। लेकिन हमने देखा कि 1974 में तत्कालीन जो श्रीमती इंदिरा गांधी की सरकार थी, उन्होंने ये कच्चा टीबू द्वीप को श्रीलंका के साथ एक बाउंड्री एग्रीमेंट के तहत उसे देने का फैसला किया, जो कि मेरा मानना है कि ये उचित फैसला नहीं था। और अब इसको लेकर के
श्रीलंका के अगर आप वहाँ के तमिलनाडु के हमारे जो राज्य के अगर लोगों की भावनाओं की अगर बात करें, खासकर फिशरमैन्स की बात करें, तो उनके अंदर एक बड़ा असंतोष रहता है, क्योंकि यदि वो कच्चा थीवू द्वीप जाहिर है कि श्रीलंका को नहीं दिया गया होता तो उसका जो इस्तेमाल है हमारे जो मछुआरे हैं वो अच्छी तरह से कर पाते। और ये जाहिर है कि भारत की टेरिटरी है, भारत इसका जो एक लंबा इतिहास रहा है, भारत के ये एक तमिलनाडु के किंगडम का पार्ट रहा है, लेकिन इसको जो है एक कॉम्प्रोमाइज करते हुए एक जो है श्रीलंका के समक्ष एक समझौता करते हुए, जो कि मेरा मानना है कि जैसा कि मैंने कहा कि टेरिटोरियल इंटीग्रिटी पर कोई समझौता हो ही नहीं सकता, सॉवरेनिटी के विषय पर कोई समझौता हो ही नहीं सकता। इस तरीके के निर्णयों को करना मेरा ख्याल है कि यह भारत के हितों के खिलाफ था। और अब जो भारत और हालांकि मैं बोल रहे हो कोई समझौता नहीं हो सकता, जो जानकारी मेरे पास भी है, कांग्रेस ने कहा था 2015 में मोदी सरकार ने बांग्लादेश के साथ भूमि समझौते पर हस्ताक्षर किए थे और 17,161 एकड़ भारतीय क्षेत्र छोड़ दिया जाए तो सिर्फ 7,110 एकड़ यानी कि 10,051 एकड़ कम हो गया। कांग्रेस ने ये कहा है कि भाई हमने तो विरोध नहीं किया था सदन में, ऐसा आप क्यों कर रहे हो? हाँ, वो भी समझाइए। देखिए जो बांग्लादेश के साथ जो विषय है हमारे, जो बांग्लादेश के साथ अनेक जो बहुत लंबी सीमा है और उसके साथ जो हमारे विषय हैं, उसके ऊपर जाहिर है कि दोनों देशों के बीच में बहुत ही एक गंभीर मंत्रणा के साथ गंभीर जो है इसके ऊपर परिचर्चा और लंबे समय तक निगोशिएशंस के बाद ही ये दोनों देश इस नतीजे पर पहुंचे कि ऐसी जो टेरिटरीज जो कि बांग्लादेश का पार्ट रही उसको बांग्लादेश को सौंप दिया जाए। वो भारत की अपनी टेरिटरी और के साथ कोई समझौता नहीं हुआ। मेरा ऐसा स्पष्ट मानना है वो टेरिटरी जो थी वो बंगला की थी। ठीक है, चलिए, बांग्लादेश की थी। निपुण आलम बयान जी, यहाँ ये कहा जा रहा है कांग्रेस की ओर से भी कि आरटीआई आप महत्वपूर्ण मुद्दों के लिए दाखिल करें तो अच्छी बात है, आप दाखिल भी कर देते हैं, आरटीआई लगा भी देते हैं, उसका जवाब भी आ जाता है, वो भी ऐसे वक्त पे जवाब आता है जब लोकसभा चुनाव नजदीक है। तो यहाँ पर राजनीतिक कार्ड खेलने की कोशिश बीजेपी की ओर से की गई है, क्या माने आप निपुण जी? देखिए, हम आपको बता रहे हैं, ये सीधी तस्वीरें भी, जरा अपनी चर्चा को विराम दिया हमने, सीधी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से ईडी की टीम निकल गई है। आज पेशी भी होनी है, आज ईडी से क्या राहत मिल पाएगी, क्योंकि ईडी अभी और भी रिमांड बढ़ा सकती है अरविंद केजरीवाल की, इस पर हम वापस भी लौटेंगे। निपुण आलम बयान जी, मैं आपके पास वापस आ जाती हूँ। यहाँ क्या लगता है, मैंने जो सवाल आपसे पूछा आरटीआई को लेकर, क्या ये टाइमिंग को लेकर सवाल खड़े करता है? निपुण जी, 2-3 मुद्दे आए थे, मैं थोड़ा सा क्लियर करना चाहूंगा। हाँ, ठीक है, बोलिए। आपके दर्शक क्लियर हो। ठीक बोलिए। एक्चुअली क्या, देखिए, राजनीति करना हर पार्टी का हक है। टाइमिंग की बात है, क्या टाइमिंग की बात है, हर पार्टी अपना राजनीतिक लाभ लेने का प्रयास करती है। ठीक है। अब वो नैतिकता की बातें करेगी, क्या समय है, क्या गलत है, ये सब बातें अब बेवानी की बातें हैं। हम बात करते हैं थोड़ा फैक्ट्स के ऊपर। देखिए, क्या था कि जो कच्चा थी वो दिया गया, और जो आपका बांग्लादेश, और इससे पहले हम देखें 1960 में एक बेरूबारी क्षेत्र में दिया गया था, बेरूबारी क्षेत्र दिया गया था 7वें संविधान संशोधन से, और जो बांग्लादेश को जमीन दी गई थी वो 100वें संविधान संशोधन से दी गई थी। संविधान संशोधन होता है पार्लियामेंट के अंदर, लेकिन 1974 का समझौता, 1976 का जो समझौता था जो इंदिरा गांधी जी ने किया था, वो एक कार्यकारी प्रस्ताव के माध्यम से, एक आदेश के माध्यम से दिया था। इसके अंतर को समझिएगा, पार्लियामेंट है जनता का सदन। अगर सरकार कोई भी, चाहे वो बेरूबारी समझौता हुआ था 60 में या 2015 में बांग्लादेश के साथ हुआ था, वो जनता के द्वारा पास किया हुआ था। लेकिन यहाँ तो इंदिरा गांधी जी ने खुद मालिक समझकर कि ये मेरी जमीन है और दे दी किसको, श्रीलंका को। तो ये जमीन का हस्तांतरण एक मालिकाना हक की तरह दिया गया। यहाँ मुद्दा है कोई बात नहीं। दूसरी बात, हम 1958 में बात करें, जो अटॉर्नी जनरल थे सीतलवाड़, उनका स्टेटमेंट आप देखिए। 1961 में नेहरू जी क्या बोलते हैं कि छोटा सा रोक है, चट्टान है, निर्जन समूह है, निर्जन द्वीप है, उसके लिए क्यों विवाद करना, चर्चा करना संसद के अंदर। यही स्टेटमेंट नेहरू जी ने अक्साई जीने के लिए दिया था। यानी कि दोनों ही मैटर में नेहरू जी। और फिर आप देखिए 2013 में जब मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने था, तो उस समय मुकुल रोहतगी जो आपके अटॉर्नी जनरल थे, वो क्या बोलते हैं कि अब तो दे दिया गया, और देने के बाद अगर वापस लेना है
तो हमें युद्ध करना पड़ेगा। ये अटॉर्नी जनरल का स्टेटमेंट है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तो क्या श्रीलंका ने 74 में युद्ध करके लिया था? और रही बात परिस्थितियों की, परिस्थितियां कुछ भी नहीं थी। मैं आपको बता देता हूँ, 71 का वॉर हम जीत चुके थे। था क्या कि इंदिरा गांधी जी का फोकस ये था कि मेरे आसपास के जो डिस्प्यूट्स हैं उनको सॉर्ट आउट कर लिया जाए। लेकिन सॉर्ट आउट करने में ये बात सत्य नहीं है कि इंदिरा गांधी जी और उस समय जो भंडार नायक जी, देखिए आप बहुत संजीदगी से हमें बता रहे हैं बात, और हमारे तमाम दर्शक भी सुन रहे होंगे। जरा ये बताइए कि आप कह रहे हैं कि जाहिर सी बात है इंदिरा गांधी को लग रहा होगा तमाम जो पड़ोसी जो हमारे देश हैं वो हमारे साथ, उनके साथ डिस्प्यूट ना रहे, सभी के साथ एक सौहार्दपूर्वक माहौल रहे। लेकिन यदि हम इतने बड़े निर्णय लेते हैं, वहाँ की जनता से क्या हम पूछते हैं? तमिलनाडु की जनता से तो शायद नहीं पूछा गया। ये तमिलनाडु की जनता से पूछा जाता तो वो तो चाहते ही नहीं थे कि हिस्सा, चूंकि यदि देखा जाए जीवन यापन का सबसे बड़ा जो जरिया होता है वो मछली पालन है साउथ में, उसके बावजूद भी निर्णय। हाँ बिल्कुल, देखिए इस थोड़ा सा वीडियो को देखिएगा। कलाम साहब का स्टेटमेंट है, कलाम साहब ने भी कहा था इस बारे में कि भाई ये मछुआरों की आजीविका का जुड़ा मुद्दा है। 76 में तो क्या कर दिया, 74 में जमीन दिया, लेकिन 74 में ये बात थी कि मछुआरे जाकर मछली पालन कर सकते हैं, मछली पकड़ सकते हैं। 76 में जब देश में इमरजेंसी लगी हुई है, इन्होंने कहा कि मछली भी नहीं पकड़ सकते, मछली पकड़ने का अधिकार भी छीन लिया। कलाम साहब ने उसका स्टेटमेंट दिया। और बात केवल मछली की नहीं है, एक द्वीप की बात नहीं है कि जब कोई द्वीप जाता है ना तो उसके आसपास का जो इकोनॉमिकल जोन होता है 200 नॉटिकल मील का, वो भी चला जाता है। वो भी एरिया किसके पास चला गया? श्रीलंका के पास चला गया। चलिए अब शिशिर जी बताएंगे हमें, शिशिर जी भलाई बताइए इसमें क्या देश की भलाई हुई? श्रीलंका के प्रेसिडेंट ये बोलते हैं कि अगर मछुआरे यहाँ, सबसे पहले तो आपके जितने पैनलिस्ट हैं तो उनकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही। चलिए पीसीआर से, देखिए पीसीआर से कोशिश की जाएगी, पीसीआर आवाज पहुंचाइए शिशिर जी तक, ठीक है? अच्छा, इस बीच आप बताइए, हम वही आपने चर्चा तो सारी सुनी हमारी अभी इस वक्त, तो ज़रा मुझे बता दीजिए शिशिर जी, बहुत देखिए बहुत आम लहजे में आपसे बात कर रही हूँ और ये आम जनता बहुत बखूबी समझती है कि भाई अपनी ज़मीन को उस वक्त ऐसे वक्त में दे देना जब हमें ज़रूरत है, अपने ही जीवन यापन का जरिया आपने सौंप दिया। वहाँ का यूँ कह सकते हैं कि वहाँ के वासी नहीं चाहते थे, वहाँ के राज्य में जो रहते हैं लोग वो नहीं चाहते थे कि हमारे क्षेत्र को दिया जाए, जीवन यापन का जरिया मछली पालन होता है, आपने वही हिस्सा दे दिया उठाकर, क्यों? अब वही सवाल अब कांग्रेस से किया जा रहा है, तो यहाँ बगलें झांक रही है कांग्रेस। अब कांग्रेस तमाम दूसरी बातें लेके आ रही है बजाय उस पर जवाब देने के। हाँ नहीं, सुन लीजिए, जब आपने सवाल किया है तो जवाब मैं देता हूँ। बिल्कुल। बेसिकली क्या है कि 1930 से ही ये डिस्प्यूट चला रहा है, कोई आज से ये डिस्प्यूट नहीं है। डिस्प्यूट किस तरह का? और सुन लीजिए, हाँ, वो जो है श्रीलंका का भी दावा रहा और भारत का भी दावा रहा, ठीक है ना? दूसरी बात और मैं बता दूं कि तब ये स्थिति थी कि तमिलनाडु के जो मछुआरे थे वो मछली जब भी समंदर में मारने के लिए जाते थे तो वो उनका शेल्टर पॉइंट था। और उस द्वीप का उपयोग अंग्रेजों ने अपने खास तौर से कह लीजिए नौसैनिक अभ्यास के लिए भी कई बार किया था, और लगातार श्रीलंका इस पर दावा करता था और भारत भी दावा करता था। अब सुनिए, दावा तो उस जगह पर किया जाएगा ना जो उसकी होगी, वो जगह तो श्रीलंका की थी ही नहीं। 1913 में रामनाथपुरम के राजा ने भारत सरकार के सचिव के बीच समझौते पर हस्ताक्षर किया, यानी कि वो क्षेत्र हमारा ही था। मैं वापस लौटूंगी शिशिर जी, इस पर चर्चा करेंगे, क्योंकि आप कह रहे हैं डिस्प्यूट कुछ नहीं था जहां तक हमारी जानकारी है। इस बीच आप भी थोड़ा सा होमवर्क कर लीजिएगा। फिलहाल वक्त छोटे से ब्रेक का। इस बीच आपको बता दें, अरविंद केजरीवाल को कोर्ट लेकर ईडी पहुंच गई है। आज खत्म हो रही है अरविंद केजरीवाल की रिमांड, तो फिलहाल तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। आज अरविंद केजरीवाल की रिमांड खत्म हो रही है शराब नीति घोटाले के मामले को लेकर, लेकिन ईडी की कोशिश यही रहेगी कि एक बार फिर से रिमांड की जो अवधि है उसे बढ़ा दिया जाए। तो फिलहाल शराब नीति घोटाले के मामले में लगातार शिकंजा कसा हुआ है आम आदमी पार्टी के ऊपर। अरविंद केजरीवाल पर इस वक्त आपको बता दें नजर है।
तो आज खत्म हो रही है अरविंद केजरीवाल की रिमांड। तमाम जानकारी के साथ भावना हमारी सहयोगी बने हैं। भावना, अपडेट दीजिए, क्या कुछ अपडेट आपके पास? जी, मैं आपको बता दूं, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जहां 10:30 बजे पीएमएलए कोर्ट में पेश करना है, वहीं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो है वो राउस एवेन्यू कोर्ट पहुंच चुके हैं और कुछ ही देर में जो है उन्हें कोर्ट में पेश किया शुरू की जाएगी। अनुमान ये लगाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि ईडी जो है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जो है कस्टडी ना मांगे और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जो है वो न्यायिक हिरासत में भेज दिया जाए। वहीं दूसरी तरफ अटकलें ये भी लगाई जा रही हैं, सूत्रों के बल से जानकारी सामने आ रही है, कहीं ना कहीं ईडी दोबारा ये आधार जरूर बना सकती है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो है पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे हैं किसी भी तरीके का। जैसे पासवर्ड की बात पहले आई थी और पासवर्ड नहीं दे रहे हैं, तो दोनों तरीके की अटकलें लगाई जा रही हैं। लेकिन अगर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी रिमांड में नहीं, चलिए इस पर नजर बनाए रखिएगा। इस बीच आपको सीधे लिए चलते इस वक्त मुंबई, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आरबीआई के 90 इयर्स पूरे होने पर संबोधित कर रहे हैं। हमारी जीडीपी काफी हद तक मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसीज के कोऑर्डिनेशन पर निर्भर करती है। मुझे याद है जब 2014 में रिजर्व बैंक के 80वें वर्ष के कार्यक्रम में आया था, तब हालात एकदम अलग थे। भारत का पूरा बैंकिंग सेक्टर समस्याओं और चुनौतियों से जूझ रहा था। एनपीए को लेकर, भारत के बैंकिंग सिस्टम की स्टेबिलिटी और उसके भविष्य को लेकर हर कोई आशंका से भरा हुआ था। हालात इतनी खराब थी कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स देश की आर्थिक प्रगति को जरूरी गति नहीं दे पा रहे थे। हम सभी ने वहां से शुरुआत की और आज देखिए, आज भारत के बैंकिंग सिस्टम को दुनिया में एक स्ट्रांग और सस्टेनेबल सिस्टम माना जा रहा है। जो बैंकिंग सिस्टम कभी डूबने की कगार पर था, वो बैंकिंग सिस्टम अब प्रॉफिट में आ गया है और क्रेडिट में रिकॉर्ड वृद्धि दिखा रहा है। फ्रेंड्स, आप भी जानते हैं कि सिर्फ 10 साल में इतना बड़ा परिवर्तन आना आसान नहीं था। ये बदलाव इसलिए आया क्योंकि हमारी नीति, नियत और निर्णयों में स्पष्टता थी। ये बदलाव इसलिए आया क्योंकि हमारे प्रयासों में दृढ़ता थी, ईमानदारी थी। आज देश देख रहा है, जब नीयत सही होती है तो नीति सही होती है, जब नीति सही होती है तो निर्णय सही होते हैं, और जब निर्णय सही होते हैं तो नतीजे सही मिलते हैं। इन शॉर्ट, मैं यही कहना चाहता हूं, नीयत सही तो नतीजे सही। कैसे देश का बैंकिंग सिस्टम ट्रांसफॉर्म हुआ, ये अपने आप में एक स्टडी का विषय है।
तो आरबीआई के 90 साल के पूरे होने पर कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन आप सुन रहे थे। वापस अपनी चर्चा की ओर लौटते हैं हम। कच्चतीवू द्वीप पर हम लगातार बातचीत कर रहे हैं और बहुत बारीकी से और यूं कहें कि बहुत आसान शब्दों में हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मुद्दे को क्यों उठाया और आखिरकार कच्चतीवू का विवाद क्या है। शिशिर जी, वापस आपके पास आती हूँ। आप कहेंगे बोलने का मौका नहीं दिया मैंने, तो ये बताइए, आप कहे थे कि ये जो है पूरा मामला जो है ये कहीं ना कहीं डिस्प्यूट था इंडिया में और श्रीलंका के बीच में। 1975 तक तो हमारे पास ही था, उसके बाद चीजें अपने आप बदली। क्या लगता है शिशिर जी? शिशिर जी चले गए हैं। ये बहुत अजीब स्थिति होती है, जब सवाल पूछा जाता है तो प्रवक्ता ही गायब हो जाते हैं। खैर, बहरहाल संजीव जी, क्या लगता है आपको, कौन सा डिस्प्यूट था जो मैं ही समझ पा रही थी? तो आप हमारे दर्शकों को भी समझा दीजिए। जी देखिए, ये जो वो भारत की जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी की जहाँ तक बात है, जिसके ऊपर कोई समझौता किसी भी सरकार द्वारा नहीं किया जा सकता। ऐसा समझौता कि जिसमें कि अपने राष्ट्र की हानि हो, जाहिर है कि ये निर्णय उचित नहीं था। और ये तत्कालीन जो इंदिरा गांधी जी की सरकार केंद्र में और राज्य में अगर देखें तो उस समय डीएमके की सरकार, और यद्यपि कि डीएमके की तरफ से ये कहा जाता है कि उन्होंने इसका विरोध किया था और इंदिरा गांधी जी ने तत्कालीन डीएमके सरकार के साथ कोई इस संदर्भ में परामर्श नहीं किया और सीधा निर्णय ले लिया। तो ये जो निर्णय था, जाहिर है कि एक उचित निर्णय नहीं था, और जिसकी की बात हमारे प्रधानमंत्री ने उठाई है। और इसको जैसे कि हमारे एक संजीव जी, आपको नहीं ऐसा लगता कि विपक्ष होने के नाते बीजेपी तब ये मुद्दा बेबाकी से उठा सकती थी, जो नहीं उठाया गया, जो अब उठाया गया? जरूर। हाँ। देखिए, ये जो मुद्दा है समय समय पर उठता रहा है। हाँ। और तमिलनाडु की अगर बात करें तो वहाँ की जो एआईएडीएमके की जो नेता थी, पूर्व मुख्यमंत्री सुश्री जयललिता, उन्होंने इस मुद्दे को बड़ी ही गंभीरता के साथ केंद्र सरकार से भी उठाया था और यहाँ तक कोर्ट में भी ये एआईएडीएमके पार्टी गई। और इस मुद्दे को समय समय पर पार्टीज के द्वारा उठाया जाता रहा है, खासकर जब ऐसे समय में जब हमारे तमिलनाडु राज्य के जो नहीं, कांग्रेस तो ये कह रही है ना कि 10 साल तक तो सरकार में आप रहे हैं, ठीक है, अब इस वक्त मुद्दा क्यों उठा रहे हो? हालांकि मैं फिर से बता दूं तमाम दर्शकों को कि सदन में प्रधानमंत्री मोदी ने मुद्दा उठाया था आज से 6 महीने पहले भी, ठीक है। एक बार फिर से इस मुद्दे को हवा दी गई। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव नजदीक है, इसीलिए आप इस तरह का मुद्दा उठा रहे हैं। चूंकि जनाधार आपका तमिलनाडु में नहीं है, इसी की वजह से ये मुद्दा उठाया जा रहा है। महेश वर्मा जी, यही वजह है क्या? हाँ, नहीं, एक बात मैं कहना चाहता हूँ। अच्छा ठीक है, एक बार हाँ बोल लीजिए। मैं आपका जो ये आज चर्चा का विषय है, इसमें 2 इम्पोर्टेंट बात है जो आप अपने महेश जी 2 मिनट दीजिए। हाँ संजय जी, जल्दी से खत्म करिए। जी देखिए, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने ये मुद्दा अभी 6 महीने पहले भी उठाया था, जब एक ये मैंने मेंशन कर दिया, चर्चा हो रही थी। और ये जो मुद्दे को उठाने के पीछे जो मेरा असेसमेंट है कि ये जो अप्रोच को दर्शाता है कि जो सरकारें, पिछली सरकार, वही तो सवाल है उनका कैसा अप्रोच रहा है। महेश जी से मैं तो वही तो संजीव जी संजीव जी वही मैं बोल रही हूँ। मैंने पहले ही इसको मेंशन कर दिया कि पीएम पहले भी इस बात को उठा चुके हैं। कांग्रेस ये कह रही है क्योंकि जनाधार कमजोर है, अभी की मौजूदा स्थिति दी जाए तो एक भी सीट नहीं है, यही एक वजह है कि इस मुद्दे को उठाया गया है। अब महेश जी आपसे पूछती हूँ, क्या लगता है आपको यही वजह? देखिए, आपकी चर्चा के 2 पहलू हैं। पहला पहलू तो यह है कि जो निकुंज जी ने कहा, उन्होंने किस तरह से आपके दर्शकों को ये जानकारी दी कि 2013 में ये विषय उठा। इसी प्रकार से संजीव जी ने बताया कि जब श्रीमती गांधी ने जब ये समझौता किया, तब की डीएमके सरकार ने इसका प्रबल विरोध किया। और आज जब वो लगातार विरोध जारी रहा और उसके बारे में जब प्रधानमंत्री जी ने कहा कि भाई आप जो है एक तरफ विरोध करते हैं और एक तरफ उन लोगों के साथ हैं जो गैर कानूनी तरीके से, जो निकुंज जी क्या कह रहे थे, इस देश में एक कांग्रेस या कांग्रेस का प्रधानमंत्री अपनी मिल्कियत समझ के कोई जमीन उठा के किसी को दे दे। देखिए मुझे बात समझाइए महेश जी, एक बात मुझे समझाइए आप। ठीक है, अभी प्रधानमंत्री मोदी या यूं कहें बीजेपी सत्ता में है, एनडीए सत्ता में है, आप विपक्ष में भी तो थे, तब क्यों सवाल खड़े नहीं किए आपने? आप जयललिता के साथ भी तो थे, जयललिता तो खुद दरवाजा आकर खटखटाया कोर्ट का, तब आपने मजबूती से खड़े होना चाहिए ना। आपको किसने ये कहा कि हमने ये सवाल खड़ा नहीं किए?
खड़ा किया। मैं इस बात से इनकार नहीं कर रही हूँ, मैं बोल रही हूँ, लेकिन शायद उसको उतनी तेजी से कर रहे हैं। हाँ सुनिए, हम जब यहाँ 2 सांसद के तौर पे हम जब थे पार्लियामेंट में, तब भी हमारे जबकि जगन्नाथन साहब थे जो कि आंध्रा से संबंध रखते थे, उन्होंने इस विषय पे सवाल दागे थे। और आप कह रहे हो कि हम सवाल खड़ा नहीं कर रहे हैं। एक बात हम तो ये कह रहे हैं कि हमारे देश के हम जितने भी पैनलिस्ट हैं, जितने भी दर्शक हैं, क्षेत्रीय संप्रभुता और अखंडता के साथ कोई भी भारतवासी जो है वो कभी भी किसी भी तरह से समझौता करने के लिए तैयार नहीं होता है। ये हमारे जज्बा है। तो यहाँ भी कांग्रेस ये भी तो कहती है देश की अखंडता के लिए खतरा चीन भी है, चीन पीएलए से भी है। हमारे अंदर ऐसी जगी हुई है कि हम अपनी 1 इंच भूमि के साथ भी किसी तरह से समझौता करने के लिए तैयार नहीं है। ये विषय जो है सिर्फ 285 एकड़ जमीन की नहीं है, ये जो हमारी क्षेत्रीय संप्रभुता और अखंडता को जिस तरह से उसके साथ खिलवाड़ किया गया, या वो नेहरू जी हो या श्रीमती गांधी हो, सवाल ये है कि देश का संसद संप्रभु है, देश के संविधान संप्रभु है, उसके साथ खिलवाड़ करके और जिस प्रकार से इस काम को अंजाम दिया गया, अब जब उसको बात को हम कहीं कह रहे हैं, यही अवसर है। देश चुनाव के टाइम में ही कहीं जनता को ये पता चलना चाहिए असलियत जो है, ये असली और नकली चेहरे राजनीति में किस प्रकार से उन्होंने स्थान बनाया हुआ है। कांग्रेस का जो है इस मामले में चुप्पी क्यों है? आप क्यों नहीं बोल पा रहे हैं? तमिलनाडु में स्टालिन जो है गाली देता हुआ कहीं नजर आता है भारतीय अस्मिता और संस्कृति को, आज इस मामले में वो क्यों चुप है? देश आज जो है समझने की कोशिश करेगा कि 285 एकड़ जमीन जो 110 साल पुराना वहाँ के हमारी जो संस्कृति है, वहाँ की चर्चें हैं, वहाँ के मंदिरें हैं, उनको तोड़ी जा रही है। देखिए सवाल का जवाब देने के लिए तो बखूबी कांग्रेस यहाँ होनी चाहिए थी। महेश जी देखिए, चीजों को लेकर चुप रहे, तब सवाल का जवाब देने के लिए कांग्रेस यहाँ मौजूद होने चाहिए थी, प्रवक्ता यहाँ मौजूद होने चाहिए थे। वो नहीं कह रहा हूँ, मैं बात ये कह रहा हूँ कि कांग्रेस के होने ना होने से, कांग्रेस की उपस्थिति से इस बात को नहीं जस्टिफाई किया जा सकता है। मैडम, आपके दर्शकों को लाभ होना चाहिए, आपको कहीं आपका चैनल ये माध्यम बने कि देश में अगर इस तरह से कहीं गैर कानूनी, गैर संवैधानिक और देश के संप्रभुता और अखंडता के साथ कहीं समझौता किया गया और कांग्रेस ने अपनी संपत्ति को इस तरह से समझ के कि हमारी जागीर है और उसको बेच देना, और उसके बाद हम कहें कि भाई कांग्रेस प्रवक्ता जो है महेश जी, मैं इनकार कहाँ कर रही हूँ, लेकिन मैं ये बोल रही हूँ, कांग्रेस ये बोल रही है कि आप इस वक्त टाइमिंग को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, ये तमाम मसले अब आपको याद आ रहे हैं। देश को मैं ये बोल रही हूँ, यही वो समय है जबकि देश के आगे हम, हाँ वही मैंने बोला, यही वो समय है लोकसभा चुनाव से एन पहले, यही वो समय है जब इन मुद्दों को उठाया जा सकता है। मैं वही पॉइंट आउट कर रही हूँ। हाँ निपुण जी, आप कुछ कहने बोलिए। हाँ, मैं देखिए 2-3 फैक्ट्स और दे दूं जो आपने प्रश्न किया था बीजेपी प्रवक्ता से, मैं थोड़ा सा जानकारी आपको दे दूं, दर्शकों को लाभ हो जाए। देखिए क्या था कि पहली बार ये मुद्दा विरोध इसका जो किया गया था वो माननीय अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा ही किया गया था, जब इंदिरा गांधी जी के द्वारा दिया गया था। उसके बाद आप देखें कि 2003 में तमिलनाडु, श्रीलंका की सरकार ने कहा कि हम तमिलनाडु के मछुआरों को लाइसेंस देने के लिए तैयार हैं, लेकिन अटल सरकार ने कहा लाइसेंस नहीं, वो क्षेत्र हमारा है, इंदिरा गांधी के द्वारा दिया गया, लेकिन हम उसको आपका मानते नहीं है। 2003 में ये अटल सरकार का स्टेटमेंट था। उसके बाद 2008 में जयललिता जी पहुंची सुप्रीम कोर्ट इस मैटर को लेकर, कहा कि जो ये दिया गया जमीन है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से दिया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट करे बगैर दिया गया है, जिसको समर्थन बीजेपी के द्वारा दिया गया था, लाल कृष्ण आडवाणी जी के द्वारा, कि हम जयललिता की इस मांग का समर्थन करते हैं। और मैं बस एक लास्ट फैक्ट, दिसंबर 2022 में राज्यसभा की डिबेट में भी ये मुद्दा आया था। तब क्या था, ये मुद्दा उठा तो तब केंद्र सरकार ने जवाब ये दिया था कि हम आज भी मानते हैं कि कच्चा तीवू जो है वो गलत तरीके से दिया गया, लेकिन मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, सुप्रीम कोर्ट पे अब तक इसका कोई डिसीजन नहीं आया, तो हम इस बारे में कोई टिप्पणी नहीं कर सकते, पार्लियामेंट में कोई टिप्पणी नहीं होगी। तो बात यह है कि 2008 से जब से सुप्रीम कोर्ट में मैटर गया है तब तक इस पे अब तक कोई निर्णय नहीं आया है। तो मुझे लगता है कि बीजेपी की नीयत पे हम यहाँ पर शक नहीं कर सकते कि हाँ ये जरूर है कि आज 6 महीने पहले उठाया, तो हम ये भी तो नहीं कह सकते कि 2022 में पहले उठा चुके हैं मुद्दा, ये दिसंबर 2022 में राज्यसभा मुद्दा हो चुका है। तो बात ये है कि अब देख, दूसरी एक बात लास्ट में कहूंगा, अब ये है इंटरनेशनल मैटर। जैसा कि 2013 में अटॉर्नी जनरल ने कहा कि अब श्रीलंका से अगर वापस लेना होगा तो युद्ध लड़ना पड़ेगा। हमें इस मुद्दे को लेकर बहुत सेंसिटिव भी होना पड़ता है। सेंसिटिव ये होना पड़ता है कि ऐसा ना हो कि भारत और श्रीलंका के संबंध अब खराब हो जाए, क्योंकि बात है मछुआरों की, केवल हमारी मछुआरे नहीं है, अब ये आपने सवाल ऐसा ना हो कि हमारे संबंध खराब हो जाएं। संजीव जी,
अब ये कायदे की बात है कि क्या ऐसा लगता है कि भारत के और श्रीलंका के संबंध इस मुद्दे को लेकर अब खराब हो जाएंगे? ये वाकई में समझने वाली बात होगी, क्योंकि हम ऐसे वक्त में दौर से गुजर रहे हैं कि चीन की विस्तारवादी नीति लगातार हम पर असर डाल रही है। यूं कहे चीन हमारे क्षेत्र को कब्जा करने में लगा हुआ है। अब श्रीलंका ऐसे में नाराज हो जाए या हम नाराज कर दें तो क्या इसका इफेक्ट पड़ पाएंगे? जरा इसको भी समझाइए। देखिए, मुझे नहीं लगता कि इस विषय को लेकर के भारत और श्रीलंका के जो गहरे और प्रगाढ़ संबंध हैं कहीं से खराब हो सकते हैं। इस विषय को जो है श्रीलंका की सरकार के साथ गंभीरता के साथ प्रोएक्टिव तरीके से, जब वो बोल चुका है कि आपको क्षेत्र चाहिए तो लड़ाई करिए, तो खराब तो और नहीं, वो नहीं, देखिए ये जो है इस तरह से अटॉर्नी जनरल ने बोल दिया और ऐसा ही हो जाए, बिल्कुल ऐसा हो नहीं सकता। जाहिर है कि इसके ऊपर एक कोई भी अगर विवाद का विषय होता है, डिस्प्यूट का विषय होता है, तो उससे बातचीत से भी रास्ता निकलता है। जरूरी नहीं है कि युद्ध ही किए जाए। और जाहिर है कि इस संदर्भ में श्रीलंका की सरकार के साथ बातचीत करनी चाहिए। अभी आप देखिए तो भारत और श्रीलंका के संबंध बहुत ही अच्छे हैं। अभी श्रीलंका में गंभीर आर्थिक संकट आया और भारत ने बढ़ चढ़ करके सबसे बड़ी जो मदद है वो श्रीलंका को पहुंचाई। श्रीलंका को बचाने में और श्रीलंका को डूबने से बचाने में भारत ने सबसे बड़ी भूमिका भी हाल के समय में निभाई है। और राष्ट्रपति रानिल विक्रमासिंघे ने इसके लिए भारत की भूरी भूरी प्रशंसा भी की, भारत को धन्यवाद ज्ञापन किया। और यदि इस कच्चा थीवू के विषय को भारत की सरकार सकारात्मक तरीके से बातचीत से उठाती है तो इसका अपने पड़ोसी राज्यों से, पड़ोसी देशों से हमेशा मित्रवत रहे, ये हमेशा जग जाहिर है। इसकी हम प्रशंसा खुद क्या तमाम लोग भी करते हैं, विदेशों तक में होती है। निपुण जी, जरा मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, कच्चा तेवू ये कितना प्रमुख था हमारे लिए, कितना मुख्य है हमारे लिए, ये क्यों जरूरी हो जाता है द्वीप भारत के लिए? ये जरा समझाइए, क्योंकि लोगों के जहन में ये जरूर होगा इस द्वीप की जो प्रासंगिकता है कितनी जरूरी है, क्यों जरूरी? लगता है कि हमारा चैनल जो आपका चैनल जो है वो गांव देहात के लोग देखते हैं। बिल्कुल। और आप गांव के लोगों को जानते हैं, जमीन गांव के लोगों के लिए एक एक इंच मायने करती है। मैं वही कहने वाली थी, इसमें लड़ाई हो जाती है। हाँ बिल्कुल, हमारे यहाँ तो कहावत भी कहा जाता है कि जर जोरू जमीन, जर जोरू और जमीन, तो उसी के ऊपर झगड़ा भी होता है। हाँ। अब इस जमीन की इंपोर्टेंस की मैं बात करूँ, देखिए जो ये जमीन है यानी जो कच्चा तीवू आइलैंड है 285 एकड़ का जमीन है और ये पाक बे के अंदर आपका अवस्थित है, यानी कि जो एक पाक बे है उसमें अवस्थित है। ये जो पाक वे है ये सोलो सी है, मतलब छिलछिला समुद्र है। यहाँ समुद्र की जो सूर्य किरणें और नीचे तलहटी तक आती है। यहाँ केवल मछली नहीं बल्कि पोन्स जिसका वो झींगा भी बोलते हैं। हाँ। और झींगा जो होता है वो प्रोटीन ओमेगा 3 का बहुत बड़ा रिसोर्सेज होता है। इसकी डिमांड यूरोप में बहुत ज्यादा है, यानी कि यूरोप में बहुत ज्यादा यहाँ वाले झींगे जाते हैं बिकने के लिए, वहाँ पर बहुत ज्यादा इसकी डिमांड बहुत ज्यादा रहती है। तो हमको इकोनॉमिकली भी इसका क्या होता है, लॉस होता है। एक तो बात ये, दूसरा क्या है कि मछुआरों के लिए मैं इसको बोलता हूँ मिडवे। जैसे मछुआरे चले तमिलनाडु के तट से मछलियां पकड़ने के लिए, तो रास्ते वो क्या करते हैं, कच्चा तीवू को रुकते हैं, वहां पर जानवर सुखाते हैं, मछलियां सुखाते हैं, घर से जो खाना लेके जाते हैं उसको बैठ के खाते हैं, फिर आसपास मछलियां पकड़कर वापिस आ जाते हैं। तो ये क्या है कि आपका एक मिडवे भी हो जाता है। और तीसरा क्या है, यहाँ पर एक चर्च है, सेंट एंटोनी चर्च, वो भी बहुत महत्ता रखता है तमिलनाडु के लोगों के लिए। कार्यक्रम भी होते हैं, उसमें उत्सव होता भी है साल में। जी। हाँ। तो आप इकोनॉमिकली भी इसको देखेंगे, स्ट्रैटेजिकली भी देखेंगे। आपको मैं बता दूं, जानकारी और दे दूं, पार्लियामेंट में मुद्दा भी उठा था कि जब आपका अभी जो हमारे बीजेपी प्रवक्ता कह रहे थे, बिल्कुल सही बात बोल रहे थे कि जनसंघ के नेता ने बात कही भी थी कि आपको अमेरिका का जो देखिए इसमें निपुण जी मुझे आपको रोकना पड़ रहा है। बड़ी खबर बता दें कि साफ तौर पर केजरीवाल ने को न्यायिक हिरासत में कोर्ट ने भेज दिया। जिस बात का अंदेशा लग रहा था 15 अप्रैल तक अरविंद केजरीवाल को जेल में रहना होगा, न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। ये बड़ी खबर, 15 अप्रैल तक अरविंद केजरीवाल को जेल न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल 15 अप्रैल तक जेल में भेजे गए हैं। ये बड़ी खबर है क्योंकि आज उनकी ईडी की कस्टडी खत्म हो रही थी। कोशिश यही थी कि कस्टडी को बढ़ाया जाए 15 अप्रैल तक। अरविंद केजरीवाल की मुश्किल यानी कि 15 दिन अब न्यायिक हिरासत में हैं। ये बड़ी खबर है और आम आदमी पार्टी के लिए बहुत बुरी खबर भी। भावना हमारी सहयोगी बनी हुई है। भावना, 15 दिन की न्यायिक हिरासत,
जी, मैं आपको बता दूं, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जो कि 11:30 बजे कोर्ट में पेश किया गया और उसके बाद तमाम दलीलें शुरू हुई। ईडी की तरफ से जो वकील पेश हुए थे राजू, उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो है वो सहयोग नहीं दे रहे हैं, गोलमोल जवाब दे रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनको न्यायिक हिरासत में भेजने की मांग ईडी की तरफ से की गई थी और वही हुआ। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जो है 14 दिन की न्यायिक हिरासत दे दी गई है। 15 अप्रैल को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को फिर से कोर्ट में पेश किया जाएगा। कहीं ना कहीं जो ईडी की पूरे 10 दिन की रिमांड देखा जाए तो उसमें ईडी ने तमाम तरीके के सवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से किए और अपनी अपनी पूछताछ को पूरा करा और आज जब उन्हें कोर्ट में पेश किया गया तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सीधा ही न्यायिक हिरासत की मांग ईडी द्वारा की गई थी और साथ ही साथ ईडी ने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो है गोलमोल जवाब दे रहे हैं, मुझे नहीं मालूम, इस तरीके का जवाब देते हुए नजर आए और अगर जरूरत पड़ेगी ईडी को तो वो दोबारा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की कोर्ट से रिमांड मांग सकती है। ये बात कही गई है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो जिस तरीके से सहयोग ना करने की बात को लेकर ये अंदाजा लगाया जा रहा था कि ईडी दोबारा रिमांड मांगने को लेकर जो है ग्राउंड तैयार कर रही है, लेकिन फिलहाल ईडी ने जो है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का रिमांड नहीं मांगा और उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजने की मांग की थी, जिसके बाद अब 15 अप्रैल तक के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। जी जो ये कर रहे हैं ये देश के लिए अच्छा नहीं है। अरविंद जी, पूरा इंडिया गठबंधन कल आपके लिए जुटा, रामलीला मैदान क्या कहेंगे? मंत्री जी जो ये कर रहे हैं ये देश के लिए अच्छा नहीं है। भावना, अभी हमने अरविंद केजरीवाल को भी सुना, कह रहे हैं जो आप कर रहे हैं वो अच्छा नहीं कर रहे हैं। ये तो लग ही रहा था कि राहत नहीं मिल पाएगी, मुश्किलें अब आगे और बढ़ने वाली हैं। जी, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रोज एवेन्यू कोर्ट में जब उनको कोर्ट रूम में ले जाया जा रहा था तब उन्होंने ये कहा, जब उनसे पूछा गया कि पूरा देश कल आपके लिए रामलीला मैदान पे इकट्ठा हुआ था तो उन्होंने साफ तौर पे ये कहा कि मोदी जी जो कर रहे हैं वो अच्छा नहीं कर रहे हैं। कहीं ना कहीं देखा जाए आम आदमी पार्टी के चाहे समर्थक हो, चाहे मंत्री हो या फिर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ही क्यों ना हो, वो भाजपा और साथ ही साथ मोदी जी को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार लिकर पॉलिसी मामले में जिस तरीके से एक के बाद एक गिरफ्तारी होती जा रही है, कहीं ना कहीं देखा जाए तो इसका जिम्मेदार केवल और केवल केंद्र है। तो मोदी जी के ऊपर निशाना साधते हुए कहा केजरीवाल ने कि कहीं ना कहीं मोदी जी जो कर रहे हैं ये देश के लिए अच्छा नहीं है। लगातार आम आदमी पार्टी भी आरोप लगा रही है कि लोकतंत्र की हत्या भाजपा द्वारा की जा रही है, एजेंसियों का जो है दुरुपयोग किया जा रहा है और कहीं ना कहीं अब आगे क्या नजर आ पाता है आपको, आगे क्या दिख पाता है भावना? जी, मैं आपको बता दूं कि फिलहाल जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं उनको न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है, जहां पर पहले से ही संजय सिंह, सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया, वहीं अब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी तिहाड़ जेल भेज दिया गया है। कहीं ना कहीं कोई भी जमानत याचिका दाखिल नहीं की गई है और पीएमएलए एक्ट की बात की जाए तो जमानत मिलना बहुत ही मुश्किल होता है। तो कहीं ना कहीं ये कह देखिए भावना, हम वही बता रहे हैं जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है उसमें बहुत मुश्किल है जमानत मिल जाए। अब सवाल यहाँ पर दो खड़े हो गए हैं अरविंद केजरीवाल के लिए। एक जो कि एक समय में हम कह सकते हैं आरटीआई कार्यकर्ता के रूप में अपनी प्रमुख भूमिका निभाई थी, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से भी उनको नवाजा गया था। अब वो क्या जवाब देंगे, उनकी छवि यहाँ धूमिल हो रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया भावना आपका भी, हमारे तमाम जो अतिथि गेस्ट जुड़े थे उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही।